नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एशिया धरातल की संरचना की। हमने पिछले वीडियो में बताया था एशिया के उच्चावच के। अब हमें देखना है कि उच्चावच और संरचना में क्या अंतर है। चूँकि आप लोगों की फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसमें भी राजस्थान की संरचना की बात करी गई थी, पर ये मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगी कि उच्चावच होता है किसी क्षेत्र की, किसी धरातल की ऊंचाइयों का अध्ययन करना। वो ऊंचाइयाँ ली जाती हैं समुद्र तल से, जबकि संरचना में अध्ययन किया जाता है भूगर्भीय चट्टानों का रूप कैसा है, साथ ही साथ उनमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार की वो चट्टानें होती हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं कि उन चट्टानों की भूगर्भीय संरचना किस तरीके की होती है। इसी संदर्भ में हम एशिया की धरातलीय संरचना की बात करेंगे, जिसमें हम चट्टानों की बनावट और उनके निर्माण का अध्ययन करेंगे। हमें ये पता है कि एशिया महाद्वीप में धरातलीय संरचना के अंतर्गत अनेक अतिशयताएँ मिलती हैं, क्योंकि इसका जो पिछली बार जो हमने बात करी थी उच्चावच की, उस उच्चावच में भी हमने यही कहा था कि उच्चावच में ऊंचाइयों का विशेष अध्ययन करते वक्त हमने ये कहा था कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयाँ पाई जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर संरचना में भी बहुत अधिक अतिशयता हमें देखने को मिलती हैं। इस महाद्वीप में उपकल्प, जिसको कि हम एओज़ोइक एरा बोलते हैं, कि पुरातन चट्टानों से लेकर टर्शरी युग की नवीनतम चट्टानें मिलती हैं। चट्टानों की विभिन्नता के साथ साथ चट्टानों के धरातलीय रूप में भी अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इस महाद्वीप के अनेक स्थलखंड ऐसे हैं जहाँ भूगर्भीय हलचलों के कारण अनेक धरातलीय परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि महाद्वीपों पर कुछ स्थलखंड ऐसे हैं जो कि भूगर्भीय हलचलों से अप्रभावित रहे हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नवीन से लेके प्राचीन और अनावृतीकरण से लेके जो चट्टानें अपर्दित नहीं हुई हैं वो तक, इस तरीके से यहाँ पर प्रत्येक काल की हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर एशिया के संरचना को हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे कि आप आगे मानचित्र में देखेंगे, इसमें 4 भाग हैं। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियाँ और अवशेष भाग। जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं, चारों चीज़ें हमने बिल्कुल अलग अलग रंग से दर्शाई हैं। इन्हीं रंगों के आधार पर आज हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड के हमने 4 भाग किए हैं, जिनमें आपके आता है रूसी चबूतरा, अंगारा भूमि, चीनी मैसिफ और सार्डेनियम मैसिफ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये जो इन भूखंडों में कैम्ब्रियन युग के से पूर्व की अत्यंत प्राचीन एवं कठोर चट्टानें मिलती हैं। यह भूखंड वैगनर महाद्वीप महोदय के अनुसार प्राचीन पैंजिया के स्थलखंड के टूटे हुए ही भाग हैं, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया था कि वैगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पृथ्वी के ऊपर स्थलखंड और महाद्वीपों के निर्माण की बात कही थी। स्थलखंड और महासागरों के निर्माण की बात उन्होंने कही थी। अब भूखंडों की चट्टानें बहुत कठोर हैं इस काल में, और इनमें से कुछ चट्टानों का रूप परिवर्तित भी हो गया है। साधारणतः इन भागों में आग्नेय चट्टानी की बहुलता बहुत अधिक है, और आग्नेय चट्टानों में मुख्य जो चट्टानें पाई गई हैं वो पाई गई हैं नाइस, सिस्ट, स्लेट तथा ग्रेनाइट। उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों के अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया 4 प्रमुख खंड आते हैं। इनमें एक भूखंड है जिसका नाम है रूसी चबूतरा, और ये एशिया महाद्वीप में ना होकर यूरोपीय महाद्वीप में है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे एशिया महाद्वीप की संरचना को समझने में सहायता मिलती है। यह एशिया की सीमा से लगा हुआ भी है और यूरोप के बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है, इसलिए इसे हम बाल्टिक शीट भी कहते हैं। उत्तर के प्राचीन भूखंडों के अंतर्गत अंगारा भूमि भी आती है, और चीनी मैसिफ भी और सार्डिनियम मैसिफ इसमें है, और इन सब में चट्टानों का हमें एक ही प्रकार का रूप देखने को भी मिलता है। अब हम दूसरा जो डायग्राम देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, उसमें दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों की बात कही है। उसमें 2 मुख्य हैं, एक तो अरब का प्रायद्वीपीय और दूसरा है, आप देख लीजिए मानचित्र में, वो है भारत का प्रायद्वीपीय। अच्छा, अरब और भारत के प्रायद्वीप में, इन दोनों में ही अत्यंत प्राचीन भूखंडों की रचना कैम्ब्रियन युग से पूर्व की प्राचीन चट्टानों से हुई है।
इन भूखंडों के अंतर्गत मिलने वाली चट्टानें आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें हैं, जिनमें फिर पहले की तरह नाइस, सिस्ट तथा बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता पाई गई है। इन भूखंडों में मिलने वाली चट्टानें इतनी स्थायी, ठोस एवं कठोर है कि इनमें कभी ना तो मोड़ पड़े और ना ही इन भूखंडों का कभी कोई भाग समुद्र में डूबा। इसलिए हम कहते हैं कठोर है, इन पे प्राकृतिक या भूगर्भीय हलचलों का प्रभाव कम पड़ता है। पर बच्चों फिर मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जब 1965 में कोयना का भूकंप भारत के महाराष्ट्र में आया था, तब हमारा भ्रम, ये मिथ टूटा कि प्राचीनतम भूखंड अत्यंत कठोर है। अब बाद में जब इस पर अध्ययन किया गया, बाद की बात है, फिर भी मैं हल्का सा आपको बताना चाहूँगी कि बाद में जब इसमें अध्ययन किया गया तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की इसमें रचना हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारे नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियाँ। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत ढंग से करवाई थी, पहली वीडियो में। इस नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों में हमने उस समय ऊंचाइयों का निर्धारण किया था, पर इस चैप्टर के रेफरेंस में हम इनमें चट्टानों की एज का, उनके भूगर्भिक संरचना का, जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, इसके अध्ययन हम इसमें करेंगे। टर्शियरी युग में पृथ्वी की हलचलों के कारण इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण कार्य मध्य मेसोजोइक के अंतिम समय से प्रारंभ हो गया था, लेकिन इनका पूर्ण विकास टर्शियरी युग में ही हुआ था। यह पर्वत श्रेणियाँ अनेक मोड़ों से निर्मित हैं और इनकी चट्टानों में समुद्री मलबा तथा जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है कि अत्यंत प्राचीन काल की हैं और ये जियोसिंक्लाइन से बनी थी, जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था, और इसमें टेथीस सागर के नाम से इसे पुकारा गया था। सागर के बचे हुए भाग आज भी एशिया महाद्वीप के पश्चिमी एवं मध्य भागों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर आदि के रूप में विद्यमान है। इस विस्तृत टेथीस सागर में करोड़ों वर्षों तक अपरदन कार्य हुआ और उस अपरदन के ऊपर दबाव की प्रक्रिया हुई, और इस दबाव की प्रक्रिया से मुख्यतः पर्मियन काल में नूतन पदार्थों की मोटी तह, या हम कह सकते हैं इससे ही मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम का निर्माण हुआ था। इन नवीन मोरदार टर्शियरी पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति में हम ये कह सकते हैं कि इनका विस्तार दक्षिण पश्चिमी एशिया के